नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, सबसे बड़ी खबर तो बिहार से आ रही है और बिहार में आपको अंदाज़ा होगा और हैरत भी होगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कोई किसी की मां को गाली देता है तो अब बिहार में एक नई रिवायत चल पड़ी है कि बंद मनाना शुरू कर दिया गया है। आज एनडीए ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के नतीजे में उसके खिलाफ आपको बता दूं कि बंद मनाने का फैसला किया है और बिहार बंद मनाया जा रहा है। ये कितनी अजीब बात है, जबकि दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान के कई इलाकों में अगर आप देखेंगे तो माओं की किस तरह बेहुरमती की जा रही है, माओं को किस तरह तड़पाया जा रहा है और किस तरह सताया जा रहा है, किस तरह उनके हुकूक छीने जा रहे हैं, ये इस पर कोई बंद नहीं मनाता। शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि ये नेशनल शेम है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए, क्योंकि उनके मुंह पर हमेशा खामोशी का ताला रहता है और उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी दानिशवराना शख्सियत को, गैर मामूली शख्सियत को और एक मैं समझता हूं कि एक मुफक्किर को उन्होंने जिस अंदाज में यानी तौहीन की थी उनकी, ये कहते हुए कि मनमोहन सिंह है ये, यानी खामोश मनमोहन सिंह है ये, इस तरह की बात उन्होंने की थी। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। लेकिन जब उनकी मां को कोई गाली देता है तो वो कहते हैं कि मेरी मां को इसने गाली दी है। तो आप अंदाजा कीजिए, गुजरात से लेकर जहां पर भी बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां किस तरह अक़लियतों की माओं को, मुस्लिम नौजवानों की माओं को, दलितों की माओं को यानी बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी गोदें उजाड़ी जा रही है। उस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते। तो बहरहाल बिहार बंद मनाया जा रहा है और ऐसे में आप अंदाजा कीजिए कि किसी भी मुल्क में मां को गाली देने पर बंद नहीं मनाया गया होगा जिस तरह हिंदुस्तान में बंद मनाया जा रहा है। ये तो खबर रही है। लेकिन दूसरी खबर हैदराबाद से हम आपको सुनाते हैं और हैदराबाद से खबर यह है कि गणेश जुलूस के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीबन 25 से लेकर 30,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया गया है और मसाजिद पर पर्दे डाल दिए गए हैं। मंदिरों और मसाजिद के करीब सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि फिरका परस्त दरिंदे कुछ भी कर सकते हैं। आप ये अच्छी तरह आपको मालूम है। हालांकि आप जानते हैं कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाली नमूना है सारे हिंदुस्तान में, और इस मरतबा इसलिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि वजीर दाखिला अमित शाह मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या वो हैदराबाद में 2 मुकामात पर खिताब करने वाले हैं, वहां पर क्या वो जहर उगलेंगे, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि एक वजीर दाखिला की हैसियत से, वजीर दाखिला की हैसियत से और एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से अमित शाह का यह फर्ज बनता है कि वो जहर ना उगले, इश्तियाल अंगेजी ना करें, बल्कि कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दें। तो बहरहाल ये खबरें हमारे पास है और इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे तो फिर हिंदुस्तान और चीन के जो बढ़ते ताल्लुकात है उस पर भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। तो पहले चलते हैं अशर यासिर की तरफ और बिहार के बारे में पूछते हैं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। सर, बिहार में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है बीजेपी की तरफ से। इसमें यह बताया जा रहा है कि एनडीए के जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें बीजेपी के लीडर्स ही नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही पुराने बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद भी हमने देखा कि रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट करते नजर आए। लेकिन यही बीजेपी के लोग, जब बीजेपी के कोई लीडर अगर किसी को उल्टी सीधी बातें करते तो वहाँ पे कोई भी बात करते नज़र नहीं आते। उसमें ये कहा जाता है कि इससे पार्टी का कोई भी नाता नहीं है, इससे पार्टी अपने आप को अलग करती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि बिहार में आज जो बंद मनाया जा रहा है वो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए था। लेकिन जिस तरह से बंद मनाया जा रहा है उससे भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एक स्कूल जाती हुई लेडी टीचर को भी रोका जा रहा है जी। और स्कूल ले जाते हुए पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। तो अभी इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमारे साथ एक साहब बैठे थे, उन्होंने एक नई बात बताई कि वहाँ पे बिहार बंद के नाम पे गुंडागर्दी की जा रही है। और बीजेपी की तरफ से ये हमने देखा है कि जब पश्चिम बंगाल में एक रेप केस हुआ था और उसके बाद जब बीजेपी ने वहाँ पे अपनी रैली निकाली थी उसमें भी हमने देखा था गुंडागर्दी की गई थी, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई थी। तो यहाँ पे बिहार में भी उसी तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये भी देखना अहम है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, बीजेपी के लोग जो अपोजिशन है उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। यही नीतीश कुमार जिनके बारे में इनके डीएनए को लेकर के बोला गया था, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन अब अगर देश के प्रधानमंत्री की माँ को इस तरह की गाली दी जा रही है तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये पूरे देश की माँ का अपमान है। लेकिन क्या जब देश के प्रधानमंत्री एक रैली में सोनिया गांधी पे टिप्पणी करते हैं
वो किसका अपमान होता है? वो भी तो देश का अपमान होता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि अगर बीजेपी कुछ करती तो वो पाप नहीं होता, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी का कोई भी लीडर हो, हालांकि वो जिस बंदे ने गाली दी थी उसका ये भी पता नहीं चला है कि वो कांग्रेस पार्टी का था या कौन था। उसके बारे में ये कहा जा रहा है वो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर था, जो भी था, लेकिन उस वक्त वहाँ पे कांग्रेस के लोग मौजूद नहीं थे। कुछ कार्यकर्ता छोटे मोटे रह गए थे जो उस रैली में आगे नहीं जा पाए थे। हालांकि सबसे अहम चीज़ ये भी कही जा रही है सर कि ये जो पूरा इशू उठाया गया है, ये सिर्फ जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वहां पे जो एक रैली निकाली अभी वोटर अधिकार यात्रा, उसमें उनको जो मकबूलियत मिली है वहां पे, उनके साथ जितनी जनता साथ आई है उनके, और उस जनता में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। जब कुछ जो लोकल रिपोर्टर्स थे उन लोगों ने जब जनता से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम नीतीश बाबू को भी कभी माफ़ नहीं करेंगे, ना हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी माफ़ करेंगे, और इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की जनता ने बोला है। जो लोकल वहाँ के रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से जो खबरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आया उसमें चीज़ सामने आई, लेकिन उन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए, उन सब चीज़ों, वो जो मेन मुद्दा था SIR वाला या वोट चोरी वाला, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन इससे पहले खबर और आई थी, जिस बंदे ने अपशब्द बोला था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या बोलते हैं माता जी को, उसकी एक वीडियो फोटो सामने आई थी जिसमें वो बीजेपी की टोपी लगा के बैठा हुआ था। ये कुछ टाइम पहले की फोटो है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजा भी जा सकता है वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी कभी भी कुछ भी कर सकती है अपने लिए राजनीतिक रोड साफ करने के लिए, क्योंकि उसको जहाँ भी रोड सही नज़र नहीं आती वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे रोड साफ हो जाती है। अभी कल भी हमने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बिहार के बीजेपी लीडर्स की बैठक होती है। उस बैठक में पहले ये कहा जाता है कि सीट शेयरिंग के मामले पे बात होगी, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग का मामला सामने आता है, बिहार के एक लीडर हैं जीतन राम मांझी, जो ये बात करते हैं कि हम कम से कम हमें 20 सीटें मिलनी चाहिए। एक तरफ चिराग पासवान हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जाल में उलझी हुई है अभी। इस वजह से इन सब जालों से निकलने के लिए, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए इस तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहां तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां का सवाल है, पवन खेड़ा, आपको बता दूं कि ये कांग्रेस के तर्जुमान है, तर्जुमान आला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी मां का ख्याल नहीं था, उन्होंने अपने मां का एहतराम नहीं किया, जबकि अब उनकी मां जबकि इस दुनिया से गुजर चुकी हैं और मां को गाली देने पर वो कहते हैं कि वो बहुत बुरा लगा है। बिल्कुल हर किसी को बुरा लगेगा, कोई भी माँ हो, माँ तो माँ होती है। अगर मोदी जी ये समझ लेते तो फिर गुजरात में कई माएँ तड़पती नहीं, बिलकती नहीं। आप अंदाज़ा कीजिए कि 250 लड़कियों और ख़वातीन की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी 2002 के गुजरात फिसादात में, गुजरात कत्लेआम में। और उस वक्त हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायर थे। उनके खिलाफ हरीन पांड्या उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि मोदी ने एक इजलास तलब किया था जिसमें पुलिस अहदेदारों को ये हिदायत दी थी कि वो जो ट्रेन सानिया पेश आया था तो उस ट्रेन सानिया पर जो हिंदू रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हों उसमें मुदाखलत ना करें। जबकि साबिक़ IPS ऑफिसर संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि मोदी ने पुलिस अहदेदारों को ये हिदायत दी थी कि वो जो गुंडे अनासिर है, जो अशरार है, उन्हें खुली छूट दे दे। तो बहरहाल मोदी जी तो उसमें क्लीन शीट तो उनको मिल गई है, लेकिन क्लीन शीट मिलने के बावजूद भी कि क्या ज़मीर अगर किसी का मर गया है तो वो सोचेगा कि उसने क्या किया था। तो बहरहाल मोदी जी को वो याद होगा। और 250 कम अज़ कम मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी और उन्हें ज़िंदा जला दिया गया था। ये रिपोर्ट है, आपको अंदाज़ा कीजिए कि कोई अहम बैन शय नहीं होती, ये रिपोर्ट है और दलाइल के साथ हम आपको भी बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या वो माएँ नहीं थी मोदी जी को जब बुरा नहीं लगा, उन माओं की बच्चियों की इस्मतें लूटी गई थी, उनके गोद उजाड़ दिए गए थे, तो मोदी जी अभी मणिपुर में जो हो रहा है उस पर भी तो कोई बात नहीं हो रही। 79 डेज उन्होंने लिया है मणिपुर के बारे में। मणिपुर में इस कदर बुरे हालात हुए हैं, इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई है, गिरजाघरों को 300 से ज़ायद गिरजाघरों को जला दिया गया और यहाँ तक के नौजवानों को उनके माओं के सामने कत्ल किया गया, बाप के सामने कत्ल किया गया और यहाँ तक के बेटियों की इज्जतें माँ बाप के सामने लूटी गई और ख़वातीन की बुरहाना परेड करा गई। क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एहसास नहीं है उन माओं की तकलीफ का? काश के वो माओं की तकलीफ का एहसास करते हुए
मोदी हिंदुस्तान वन या इंडिया वन का ऐलान करते। लेकिन शर्म की बात है कि बिहार में आप मोदी जी को कोई एक इंसान गाली देता है तो उसके खिलाफ बंद बनाया जा रहा है सारे बिहार में। शर्मनाक हरकत है ये। और दूसरी अहम बात आपको ये बता दूं कि काम ऐसे नहीं करने चाहिए इंसान को कि जिससे लोग आपको गाली देने लगे। आज अगर एक आम शहरी, गरीब शहरी, एक ड्राइवर आप मोदी की मां को गाली दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत तकलीफ उठाया हुआ है और उसने ये महसूस कर लिया है कि मोदी हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करना है। अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए तो उन्होंने पूरा तबाह बर्बाद कर दिया है। कहीं पर आपकी इज्जत नहीं है। आपने तकरीबन 33 ममालिकों या 35 ममालिकों अपने डेलीगेशन रवाना किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। किसी ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। तो क्या ये खारजा पॉलिसी की नाकामी नहीं है? अब अमेरिका को छोड़कर चीन के से हाथ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं, चीनी सदर ने तो कह दिया है कि जो एलिफेंट है और ड्रैगन है वो एक साथ डांस करेंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये खारजा पॉलिसी में बिल्कुल यानी बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और राहुल गांधी से तो हसद का यह हाल हो गया है कि आपने देखा कि वो मकबूलियत को घटाने के लिए उन्होंने अब ये काम कर दिया है। पवन खेरा तो ये भी कहा कि बीजेपी वालों की आदत है कि वो खुद ही लोगों को भेजते हैं और इस तरह की हरकतें करवाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये हरकत करवाई है। पवन खेरा ने ये बात कही है और ओपन कही है, कोई सीक्रेट बात नहीं है, ये बिल्कुल खुली बात है जो पवन खेरा ने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता रहा हूं कि मोदी जी को भी ये देखना होगा कि माँ तो माँ होती है। आपने देखा कि किस तरह दलित लड़कियों की इस्मतें लूटी जा रही है, तो आप उनके खिलाफ कभी एक लफ्ज नहीं बोलते। उन खातियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते भाई? क्या वो माओं की बेटियां नहीं है? और दूसरी अहम बात है, पवन खेरा ने यासिर उन्होंने कहा है कि मोदी ने खुद अपनी माँ की तौहीन की है, उसने तो गाली दी है, तो इन्होंने तो माँ की उस कदर तौहीन की है कि किसी हिंदुस्तानी बेटे ने आज तक उस माँ की तौहीन नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं यानी हयातियाती पैदाइश मेरी नहीं हुई है, यानी उन्होंने इनकार कर दिया है कि उस माँ के बतन से पैदा होने से भी इनकार कर दिया। बिल्कुल, उनके जो बयान सामने आते हैं उससे ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इन्हें अब 75 साल के होने के बाद ही सीट से हटा देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जब भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं और किसी लीडर से मिलते हैं तो उस मिलने का तरीका आप देखिए कि आप एक कंट्री के लीडर हैं, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं और अगला भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आ रहा है। लेकिन आप जो उनका हाथ मिलाने का तरीका और गले मिलने का तरीका देखेंगे उससे कहीं भी ये चीज़ें सामने नहीं आती कि आप एक बहुत ही बड़े लीडर हैं। और सबसे अहम चीज़ ये सर, अभी आप बात कर रहे थे कि इतनी देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी इसमतरेजियाँ हो रही हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है और वहाँ पे बीजेपी कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं करती है। हमने ये भी देखा, जिस तरह आपने अभी बोला कि क्या बोलते हैं, मणिपुर में जो चीज़ें सामने आई थी, मणिपुर के नाम पे तो बीजेपी चुप्पी साध लेती है। देश के प्रधानमंत्री कुछ बयान ही नहीं देते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ जा सकते हैं लेकिन कब जाएंगे ये भी पता नहीं किसी को। अभी तक तो गए नहीं हैं, अब आगे जब जाएंगे जो देखा जाएगा, शायद वहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो हो सकता है वो चले जाएँ वहाँ पे अपनी चीज़ों को सही करने के। लेकिन आप देखिए बीजेपी जो यूपी है, यूपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है वहाँ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ के बारे में हमारा जो दरबारी मीडिया है वो भी कोई बात नहीं करता। अभी आप देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और खबरें चलाता था, उस पर कोई डिस्कशन ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन वहीं जब ये मामला सामने आया है और आज आप सुबह से अगर शाम तक देखेंगे तो जो बंद हुआ था उस बंद के बारे में अच्छी बातें बताई जा रही हैं, बताई जाएंगी। और ये बातें नहीं बताई जाएंगी कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस को रोका गया, एक लेडी टीचर जो सरकारी स्कूल में टीचर थी वो अपने स्कूल जा रही थी उसके साथ बदतमीजी की गई, कुछ पेरेंट्स अपने क्या बोलते बच्चों को स्कूल लेके जा रहे थे जिनको नहीं जाने दिया गया, उल्टे सीधे नारे लगाए गए उनके सामने। इन बातों को कोई नहीं बताया क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता अगर कुछ भी काम करते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई और बंदा आकर के किसी स्टेज से किसी को कुछ बोल देता है तो पूरा ठीकरा उसके सर पे फोड़ दिया जाता है। और इसके बारे में जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं सबका यही कहना है कि ये चीज़ें जो हुई हैं ये उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ही की गई हैं।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और आपने देखा कि इख्तियार के लिए किस तरह वोट चोरी किए गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि राहुल गांधी ने और सारे अपोजिशन कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया है इलेक्शन कमीशन पर, और ख़ुद बीजेपी पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि महाराष्ट्र में बआसानी अपोजिशन इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकती थी और इम्कान भी पैदा हो गए थे, लेकिन वहाँ वोट चोरी किए गए, कर्नाटक में वोट चोरी किए गए, पार्लिमानी इंतखाबात में हरियाणा में वोट चोरी किए गए। और इलेक्शन कमीशन है कि एक तर्जुमान बना हुआ है बीजेपी का, इस तरह अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। तो बहरहाल ये तो खबर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि जहाँ तक हैदराबाद के गणेश जुलूस का सवाल है, इस मरतबा मेहमान खुसूसी के तौर पर अमित शाह को मदऊ किया गया है। अमित शाह खिताब करेंगे शहर के 2 मुकामात पर, एक तो चार मीनार जो मस्जिद है, और चार मीनार के बारे में आपको बता दूं, चार मीनार कोई तारीखी इमारत नहीं बल्कि चार मीनार कुली कुतुब शाह की जानिब से तैयार तामीर करदा एक मस्जिद है और मदरसा है। और आपने देखा कि वहाँ की किस तरह शिनाख्त बदल दी गई है और उसके लिए जिम्मेदार हमारे अपने लोग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल चार मीनार पर भी खिताब करेंगे और फिर वो खिताब करेंगे मोजमजाही मार्केट पर भी। इस सिलसिले में पुलिस ने सख्त इक़दाम किए हैं और ख़ास तौर पर कमिश्नर पुलिस ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो किसी भी यानी शरपसंद को ना बख्शें, और यकीन मानिए अगर कोई शरपसंदी करता है तो उसे नहीं बख्शना चाहिए, उसे फौरी गिरफ्तार करते हुए यानी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर अमित शाह भी शरपसंदी करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। यह और बात है कि वो मुल्क के वज़ीर दाखिला होंगे, लेकिन तमाम जो हिंदुस्तानी है, वो चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर दाखिला हो या फिर आम शहरी हो, तमाम के हुकूक यकसा होते हैं। और इस तरह के लोग अगर बकवास करेंगे, इस तरह के लोग अगर चीखो पुकार करेंगे, इस तरह के लोग अगर शरपसंदी करेंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल सही सर। कल जिस तरह से हमने अभी आपने बताया कि चार मीनार और एमजे मार्केट एरिया में देश के गृह मंत्री जो हैं उनका संबोधन होना है, और यहाँ की जो एक संगठन है उसने उनको लेटर भेजा था और उस लेटर पे वो राजी हो गए सर। एक संगठन है जिसने उनको लेटर भेजा कि आप हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी बन के आए इस प्रोग्राम में, तो वो राजी होकर वो आएंगे यहाँ पे। सबसे अहम चीज़ ये है कि देश के गृह मंत्री के पास और भी काम होंगे, लेकिन वो ऐसे कामों के लिए ज़रूर सामने आते हैं। फिर ये कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो धर्म की राजनीति कर रहा है। तो आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आपको अगर किसी भी प्रोग्राम में बुलाया जाएगा, आप हर प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि कल जब देश के गृह मंत्री हैदराबाद जैसी अच्छी, जहां पे भाईचारगी वाला, गंगा जमनी तहजीब वाली जगह है, जिसको जो है अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं सबने उसको एक अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है, वहाँ पे आकर के अगर वो कुछ ऐसी बात करते हैं जो देश को तोड़ने वाली बातें होती हैं, जो हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ने वाली बातें होती हैं, जो हैदराबाद के भाई जो एक तहजीब है भाईचारगी वाली, उसको अगर तोड़ने वाली बातें होती हैं तो ज़रूर पुलिस को उन पे केस दर्ज करना चाहिए और उन पे कुछ टाइम के लिए प्रतिबंध भी लगाना चाहिए हैदराबाद आने के लिए। क्योंकि अगर कोई यहाँ आकर के इस तरह की भाषा बोलेगा जहाँ पे समाज को तोड़ने वाली चीज़ें होंगी, तो ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी शहर के लिए सही चीज़ें नहीं होती। क्योंकि एक चीज़ जो अमन व अमान जहाँ कायम किया जाता है, हमने देखा कि यहाँ पे मस्जिदों को ढक दिया गया है, वो इस वजह से कि कहीं पे कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे फिर बाद में चीज़ें गड़बड़ हो जाएं। इसी तरह पुलिस फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, काफ़ी सारी फोर्स तैनात की गई है पुलिस की, कि कहीं पे भी कुछ ऐसी घटना ना हो जो शहर का नाम खराब हो और फिर यहाँ पे जो चीज़ें कुछ लोग चाह रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे शुरू हो जाएं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जब देश के गृह मंत्री कल हैदराबाद में तशरीफ़ लाएंगे तो देखना ये होगा कि वो किन मुद्दों पे बात करते हैं, क्योंकि उनके मुद्दे ज़्यादातर जो होते हैं वो देश को तोड़ने वाले मुद्दे होते हैं। उनके जो बयानात सामने आते हैं वो उनसे ज़्यादातर जो है हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें होती हैं, या फिर निज़ाम के टाइम को लेकर के आ जाएंगे, रज़ाकार वाले टाइम, वो सारी चीज़ों को लेकर आते हैं। वो कभी मेन इश्यूज़ जो यहाँ पे हैं उन पे बात नहीं करते हैं, जो देश में मेन इश्यूज़ हैं उस पर बात नहीं करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अशर यासिर ने कहा कि वो निज़ाम के बारे में बात करेंगे, और आपको ये बता दूँगा ऑपरेशन पोलो के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्हें ना हिंदुस्तान की तारीख से वाकफियत है, ना हैदराबाद दक्कन की तारीख से वाकफियत है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज फ़लस्तीन का जो हाल है बहुत ही बुरा हाल है, और इसराइल ने जिस तरह की दहशतगर्दी मचा रखी है और जिस तरह की दरिंदगी मचा रखी है, अमेरिका उसकी पूरी सरपरस्ती कर रहा है। और ऐसे में आपको बता दूं कि वहां से जो खबरें आ रही है, हर रोज कम से कम 100 फलस्तीनियों को इसराइल शहीद करता जा रहा है, लेकिन ट्रंप को और आलमी बिरादरी को उसकी कोई फिक्र नहीं है। ट्रंप को फिक्र है तो रूस और यूक्रेन जंग की फिक्र है, और ट्रंप ने कहा है कि हम ये करके रहेंगे, यानी रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी करवा के रहेंगे। बहरहाल ट्रंप की आप अंदाजा, जहनीत का अंदाजा, मेंटालिटी का अंदाजा लगाइए कि चीनी सदर ने जो शिंगांग
जो कॉन्फ्रेंस थी, जो चोटी इजलास था, उसमें तकरीर भी की। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह चीन ने अपने हथियारों की नुमाइश की और जिस तरह अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे मुतासिर कुन करार दिया, लेकिन यह भी कहा कि अफसोस की बात यह है कि चीनी सदर जी जिनपिंग ने अमेरिका का नाम नहीं लिया। तो आप अंदाजा कीजिए क्यों लेंगे भाई आपका नाम? आपको इस कदर ये अजीब गरीब बच्चों की बातें आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह तुफलाना बकवास होती है। ये क्या है? आपका नाम नहीं लिए तो परेशान, आपका नाम लिए तो परेशान, और आप को नोबेल इनाम के लिए नामजद नहीं किए तो आप परेशान हो जाते हैं। इस तरह एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं होती। तो बहरहाल नाज़रीन, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी लोग यही कहते हैं। तो आपको लिए चलते हैं लिस्बन, और लिस्बन आपको बता दूं कि ये पुर्तगाल का दारुल हुकूमत है। वहाँ पर एक केबल कार हादसा पेश आया है जिसमें 15 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इन अफराद के महरूम होने के बावजूद या ज़िंदगी से महरूम होने के बावजूद 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उनमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लेकिन जैसा कि हमने फ़लस्तीन की बात की है, तो फ़लस्तीन की जो ताज़ा खबर हम आपको सुनाने वाले हैं वो ये है कि वहाँ पर इसराइल ने जिस तरह का जबरी क़हत नाजिल कर रखा है, यानी नाफिज कर रखा है, उसके नतीजे में भूख से मरने वालों की, भूख से शहीद होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि अब तक जबरी क़हत से शहीद होने वालों की तादाद 367 तक पहुंच गई है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह फ़लस्तीनियों को भूख, इसराइल जो है वो भूख को एक हथियारों के तौर पर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो हालात हैं, और ये भी खबर आ रही है फ़लस्तीन से कि जो जामे माहिदा होगा उसके लिए भी हमास ने हाँ कर दी है। इसके बावजूद भी वहाँ पर जंगबंदी नाफिज नहीं की जा रही है और मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। OIC का इजलास होता है वज़राए ख़ारजा का, उस पर भी कोई फैसला नहीं किया जाता। आखिर ये मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। मुस्लिम ममालिक अभी शांत बैठे हुए हैं, अब पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन सर, एक चीज़ आपने अभी जो चाइना की बोली है कि चाइना की जो इस CO मीटिंग में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, उसमें हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की के जो क्या बोलते हैं रजब तैयब एर्दोगान है, उनसे भी हाथ मिलाया है। और हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया था, उसमें हमने ये भी देखा कि चाइना के जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया गया था और टर्की की चीज़ों को हिंदुस्तान में बैन किया गया था। टर्की जो जाने वाले लोग थे उनको जो है उन्होंने अपने टिकट कैंसिल करवा लिए थे। यहाँ तक कि एक अदाकार हैं आमिर खान, जो बहुत टाइम पहले टर्की गए थे, उनको जो है क्या बोलते टारगेट किया गया था कि आप टर्की के राष्ट्रपति से मिले थे। लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बात की कि मैं जब मिला था तब चीज़ें ऐसी नहीं थी। मैं जब कहीं जाता हूं तो मैं एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूं और वहां पे हमें जिससे मिलने को बोला जाता है हम उससे मिलते हैं। लेकिन वहीं जब देश के प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं, चाइना के जो जिनपिंग है उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, उसके बाद फिर वहाँ वो रजब तैयब एर्दोगान से मिलते हैं, तो उनका विरोध क्यों नहीं होता है? और सबसे अहम बात यह है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर अपोजिशन इन पे जब आवाज़ उठाता है तो कहा जाता है कि विदेश नीति खिलाफ आप जो है आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन वही विदेश नीति आपके उस वक्त कहाँ थी जब आपने अभी जिस तरह आपने बोला कितने डेलीगेशन भेजे गए थे, लेकिन किसी भी मुल्क ने उस चीज़ में पाकिस्तान को दोष नहीं ठहराया था। बिल्कुल आपने सही। सबसे अहम चीज़ ये कि आपकी विदेश नीति जो है वो बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है, उस पर जो है आपने ध्यान नहीं दिया है। अभी हमने देखा है कि चीज़ों को जो आपके लो पोल्स हैं उनको सुधारने के लिए जयशंकर को कहीं और भेजा गया है, सबको अलग अलग जगह भेजा गया, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। ट्रंप अपनी तरफ अड़े हुए हैं कि हम जो है टैरिफ जो हमने लगाया है हम उस पर कायम रहेंगे। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो 88 पॉइंट कुछ हो गया है, यूरो भी बढ़ गया है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम जो है विश्व नेता, और आपने ये बात जापान में कही कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो अचानक बढ़ जाती है। बैंक अकाउंट में लोगों के पैसे पड़े होते हैं, अचानक बढ़ जाते हैं, कभी आपके बढ़े कभी जी किसी के नहीं बढ़ते हैं। लेकिन वो इस तरह की बातें की जाती हैं। जब आप आ रहे थे तो आपने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, आज तक उसका कुछ पता नहीं है। इस तरह की बातों का इस्तेमाल करके आप चंद लोगों को एक थोड़े टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपकी हालत ये हो गई है बिल्कुल यासिर साहब, आपको बता दूं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं, आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में पेट्रोल की कीमत 64 रुपये यानी 60 रुपीज़ ऐसा थी। डीजल की कीमत भी इसी तरह बहुत कम थी। लेकिन आप देखेंगे उस वक्त पेट्रोल महंगा मिल रहा था, बहुत ही कम, 450 बिल्कुल। और आप देखेंगे कि आपने कहा था कि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जब मैं आऊँगा तो कम कर दूंगा। क्या कम करे आप?
आप अब आज हाल ये है 110 रुपये फी लीटर पेट्रोल हैदराबाद में मिल रहा है साहब। और दूसरी अहम बात ये बताता हूँ कि आप रूस से और ईरान से जो है इंतहाई सस्ते दामों में जो खाम तेल है वो खरीद रहे हैं और रिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप तो 50 रुपये फी लीटर पेट्रोल आवाम को बेचना चाहिए था। और अमरीकी सदर ने वादे तौर पर आपकी पोल खोल दी है और कहा कि आप रूस और ईरान से तेल खरीद रहे हैं सस्ते दामों में और महंगे दामों में यूरोपियन यूनियन को फरोख्त कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, यूरोपियन यूनियन को फरोख्त करने की क्या जरूरत है? आप सब्सिडी में इजाफा कर दीजिए और जो है हिंदुस्तानी सारिफिन है पेट्रोल के या डीजल के, उनको सस्ता करके दीजिए। 50 रुपये 40 रुपये फी लीटर पेट्रोल आप दे सकते हैं और आप डाका डाल रहे हैं। आप एक बाबा हैं योग गुरु करके, जिनको रामदेव कहा जाता है, उन्होंने बोला था कि जब देश में बीजेपी की सरकार आएगी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन के आएंगे तो यही डीजल पेट्रोल आपको जो है पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा और डीजल और सस्ता बाबा मिलेगा। को दे रहे होंगे। उसके बाद फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने जो बात कही थी तो वो तो अमल में नहीं आ रही, तो उन्होंने गाली दे करके उसको भगा दिया था। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आने वाले थे सत्ता में जीत करके, तो उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सनातनियों के बड़े हितैषी हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान पे ही नकेल कसनी शुरू की है। सबसे पहले जो तैयारा एक आया था यहाँ पे ले करके, जो वहाँ पे इलीगल लोग रह रहे थे उनको किस तरह लेकर के आया था ये आप सब लोगों को पता है कि हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ डाल के लाए थे। हालांकि बीजेपी जो है ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, ऐसे बाबाओं को प्रमोट किया जाता है। एक बाबा है जो रेप केस में अंदर है, रेप और मर्डर केस में उसको बार बार पैरोल मिलती है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी जेल में बंद हैं जिनकी जमानतें खारिज कर दी जाती हैं। अभी 2 दिन पहले का वाकया है, उमर खालिद सैफी, इन लोगों की जमानतें कैंसिल कर दी गई हैं। अरे 5 साल से जेल में बंद है, 5 साल से जेल में बंद है, उन पे कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। सर अभी कल भी हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमने देखा कि बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट जो हुआ था उसमें जिन लोगों को बरी किया गया है उनकी आपने पूरी उम्र खाली है। हाँ। इसी तरह कहीं खुदा ना खास्ता इनके साथ भी हो जाए, क्योंकि इनकी भी आपने अभी तक तो 5 साल की उम्र खाली है, इसके बाद का भी पता नहीं है। लेकिन आपको बताता हूँ ये मोदी हुकूमत का नहीं बल्कि अदालतों को देखना ये चाहिए, अदालतों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, जजेस को देखना चाहिए कि आखिर किस वजह से इन्हें 5 साल जेल में रखा गया है। क्या इन्होंने किसी की बेटी का रेप किया है, किसी की माँ की इज्जत लूटी है, किसी माँ को गाली दी है? यह सोचना चाहिए क्या इन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, क्या मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान से जासूसी की है? इन लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? अरे मेरे भाई, गुजरात फसादात में जिस अंदाज में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और दुनिया भर के मुकामात पर जिस अंदाज में आप देखेंगे कि हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन दरिंदों को तो कोई सजा नहीं मिलती। और फिर आप देखेंगे कि उमर खालिद को 5 साल से जेल में रखा गया है, शर्जील इमाम का यही हाल है और गुलफिशा का यही हाल है, उनके साथियों का यह हाल है। तो अदलिया को यह सोचना चाहिए कि आखिर इन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि एक जो वीडियो यानी गोदी मीडिया का एक है, मैं समझता हूं कि तलवे चाटू है जो अजीब व गरीब बातें करता है और अजीब व गरीब बयान में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाता है, उसे 1 दिन में जमानत मिल जाती है। बिल्कुल से 1 दिन में जमानत मिल जाती है। उस समय हमने देखा कि अभी हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो जब हैदराबाद आए थे तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि मैं अगर जीत करके आ जाता हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, तो मैं उस धारणा को तोड़ने की कोशिश करूँगा जो अभी हिंदुस्तान के जजेस पे जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उस लगने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस तरह से अभी अपोजिशन का ये कहना है कि इस देश की जो अदलिया है उस पर भी सत्ता का पूरा हाथ है और वो भी कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं, तो इसी धारणा को तोड़ने की उन्होंने बात कही। लेकिन अब ये भी अहम चीज़ है कि जब इलेक्शंस होंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, क्रॉस वोटिंग कितनी होगी ये भी एक अहम चीज़ है कि क्रॉस वोटिंग अगर होती है तभी भी सुदर्शन रेड्डी जीत सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जा रहा है तो जो है चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एनडीए के बंदे हैं, हम एनडीए के कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे मौक़ों पे क्या यहाँ की जो बीजेपी के जो सांसद हैं क्या वो बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करें? क्योंकि अगर आप तेलुगु के नाम पे वोट करेंगे तो आपको इनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप जो तेलुगु के लोग हैं अगर वही इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन इनका सपोर्ट करेगा? आप ना तेलुगु चाहिए ना हिंदू चाहिए, ना किसी से इनको वास्ता नहीं है, ना सिर्फ इनको वास्ता है आरएसएस के जो खुफिया एजेंडा है उसे आपस पर अमलावरी करना, अपने इख्तिदार को यकीनी बनाना और इंजॉय करना, ये इनका मकसद होते हैं, इनके मकासद होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।